नमस्कार दोस्तों। हम पढ़ रहे थे राजस्थान के किले और राजस्थान के किलों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम सीधा चलते हैं जिला जालौर। देखो, जालौर ज़िले में एक किला बना हुआ है, सुवर्णगिरी का किला। सुवर्णगिरी का किला या जालौर का किला। सुवर्णगिरी का किला या जालौर का किला, इस किले के बारे में हम आज बात करें तो यह पश्चिमी राजस्थान का सबसे प्राचीन किला है। पश्चिमी राजस्थान का सबसे प्राचीन व सबसे सुदृढ़ किला है, सबसे सुदृढ़ या सबसे मजबूत किला। इसके बारे में हम बात करें तो यह लूणी की सहायक नदी सूकड़ी के बाएं किनारे पर स्थित है। आपसे पूछ लिया जाए कि जालौर का किला वो किस नदी के किनारे बना हुआ, तो ध्यान रखना, लूणी जो नदी है, लूणी की सहायक नदी है सूकड़ी नदी। सूकड़ी नदी के बाएं किनारे पर या सूकड़ी नदी के किनारे ये किला जो बना हुआ है। लूणी नदी के बारे में हम बात करें तो आपको पता होगा, पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है, एक अंतः प्रवाह की नदी है वर्तमान में लूणी नदी। यहाँ से हम बात करें इस किले के बारे में तो एक इतिहासकार हुए हैं हसन निजामी, फारसी इतिहासकार हुए हैं हसन निजामी। हसन निजामी ने एक किताब लिखी है, किताब का नाम है ताज उल नासिर। हसन निजामी ने अपनी पुस्तक ताज उल नासिर में लिखा है कि मैंने पूरे भारतवर्ष में इतना मजबूत और सुदृढ़ किला कोई दूसरा नहीं देखा। यानी इस किले को इसने सबसे मजबूत व सुदृढ़ किला बताया। कैसा किला बताया? सबसे मजबूत व सुदृढ़ किला बताया है। जालौर के किले के बारे में हम बात करें तो जालौर के किले के ऊपर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने 1311-12 में यहाँ पे आक्रमण किया था। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण की अगर हम बात करें तो इसके बारे में हम बात करते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण करने का उद्देश्य यहाँ पे क्या था। देखो, आक्रमणकारी है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी 1311-12 में, उस समय जो यहाँ का शासक था कानड़देव चौहान। कौन थे? कानड़देव चौहान। कानड़देव चौहान के बारे में बात करें तो यह चौहान वंश के प्रतापी शासक हुए हैं। यहाँ पे कानड़देव चौहान के साथ साथ इनका पुत्र था वीरमदेव चौहान और इनकी रानी का नाम था रानी जेतल। बात करें तो देखो, बताया जाता है कि 1311 से पहले अलाउद्दीन खिलजी और कानड़देव चौहान के मध्य एक संधि हुई थी। इन दोनों के मध्य संधि हुई थी और उस संधि के तहत कानड़देव चौहान ने अपने बड़े पुत्र वीरमदेव को दिल्ली दरबार में नियुक्त किया था। कहाँ नियुक्त किया था? दिल्ली दरबार में, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। देखो, कहानी है वो यहीं से शुरू होती है। कुछ इतिहासकारों के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी का यहाँ पे आक्रमण करने का उद्देश्य था साम्राज्य विस्तार। हालांकि इसने राजस्थान के सभी किलों पर आक्रमण किया और मुख्य उद्देश्य इसका ये था साम्राज्य विस्तार करना। यानी कि यह दक्षिण भारत को जीतना चाहता था और दक्षिण भारत को जीतने के लिए इसको राजपूताना को जीतना इसके लिए बहुत ही आवश्यक था, क्योंकि दक्षिण भारत में जाने के लिए राजपूताना से होकर इसको जाना होता था। लेकिन कुछ इतिहासकारों का कहना है कि साम्राज्य विस्तार इसका उद्देश्य नहीं था आक्रमण करने का।
इतिहासकार कुछ और ही कहते हैं। इतिहासकारों के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी की एक मुँह बोली बेटी थी, मुँह बोली बेटी, जिसका नाम था फिरोज़ा। ये लो साहब, स्टोरी स्टार्ट। फिरोज़ा। इतिहासकारों के अनुसार जब वीरमदेव चौहान को अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में नियुक्त किया गया तो फिरोज़ा ने जब पहली बार वीरमदेव को देखा तो ये आजकल जो आप गाना सुनते हैं, रस के कमर पहली नज़र जब नज़र से मिलाई तो मज़ा आ गया, बताते हैं ये मज़ा यहाँ आया था फिरोज़ा और वीरमदेव। यानी फिरोज़ा वीरमदेव को देखते ही पहली नज़र में दिल दे बैठती है और प्रेम कर बैठती है वीरमदेव चौहान से, और यहीं से कहानी स्टार्ट होती है। धीरे धीरे इनका प्रेम वो परवान चढ़ने लगता है। और बताते हैं कि एक दिन ये बैठे हुए थे तो फिरोज़ा ने वीरमदेव को कहा कि वीरमदेव, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। वीरमदेव ने कहा कोई बात नहीं, मुझे पहले अपने पिताजी कानड़देव चौहान से इसके बारे में बातचीत करनी होगी। जैसे वीरमदेव कानड़देव चौहान से बात करते हैं तो कानड़देव चौहान इसके लिए मना कर देता है, और ये मना कर देता है फिरोज़ा को आकर के। इसके बाद में फिरोज़ा ने खाना पीना छोड़ दिया। यहाँ पे तेरे बिना क्या वजूद मेरा, तेरे बिना भी क्या जीना, खाना पीना छोड़ दिया। इस बात का पता अलाउद्दीन खिलजी को चला। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी मुँह बोली बेटी से जाकर मुलाकात की और कहा कि क्या बात हुई। तो फिरोज़ा ने कहा कि मुझे वीरमदेव चाहिए। कौन चाहिए? वीरमदेव। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कोई बात नहीं, ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है, कल ही ला के दे देंगे आपको। बताते हैं कि यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी से पहले फिरोज़ा ने अपनी एक दासी भेजी थी, बारमली दासी। वीरमदेव को लाने के लिए इस दासी को भेजा था, लेकिन बात बनी नहीं। इसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी को जब बात का पता चलता तो अलाउद्दीन खिलजी ने पैगाम भिजवाया कानड़देव चौहान के पास कि देखो हमारी बेटी आपके बेटे के साथ शादी करना चाहती है और आप मना नहीं कर सकते, सहसमान आप इस काम को अंजाम दीजिए। लेकिन अपने वाले तो राजपूत ठहरे। कानड़देव चौहान ने कहा कि दुश्मन के बेटे को मैं हरगिज अपने महल की बहू नहीं बना सकता, और इस बात को लेकर के दोनों में अनबन हो जाती है और अलाउद्दीन खिलजी द्वारा आक्रमण कर दिया जाता है कानड़देव चौहान के ऊपर। इसी आक्रमण के दौरान कानड़देव चौहान लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। जब कानड़देव चौहान लड़ते वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं तो रानी जेतलदे द्वारा दुर्ग की अन्य महिलाओं के साथ यहाँ पे अग्नि जौहर को आधार दिया जाता है। किस जौहर का आधार दिया जाता है? अग्नि जौहर को आधार दिया जाता है, और ये जालोर का पहला साका था। कानड़देव चौहान वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं, रानी जेतलदे द्वारा जौहर कर लिया जाता है, तो बचता है वीरमदेव। वीरमदेव ने क्या किया, जैसे ही कानड़देव चौहान यहाँ पे वीरगति को प्राप्त होते हैं, वीरमदेव जाता है सीधा अपनी कुलदेवी आशापुरा माता के साथ, आशापुरा माता के मंदिर में। अच्छा प्रश्न है, जालोर के चौहान वंश की कुलदेवी आशापुरा माता, आशापुरा माता जालोर के चौहान वंश की कुलदेवी है। अध्ययन करेंगे हम राजस्थान के देवी देवताओं के बारे में, लोक देवी देवताओं के बारे में, तो वहाँ पे हम विस्तृत अध्ययन इसके बारे में करेंगे। तो यहाँ पे वीरमदेव चौहान है वो अपनी कुलदेवी आशापुरा माता के मंदिर में आता है और कटार घोंपकर आत्महत्या कर लेता है। आशापुरा माता की मूर्ति के सामने कटार घोंप के आत्महत्या वीरमदेव कर लेता है। जब अलाउद्दीन खिलजी की सेना के साथ अलाउद्दीन खिलजी इसको ढूंढता हुआ आता और इसको देख करके, मरा हुआ देख करके इसकी मुंडी काट करके लेके जाता है। गर्दन काट करके थाल में सजा करके जैसे ही ये लेके जाता है अलाउद्दीन खिलजी फिरोज़ा के सामने, और फिरोज़ा के सामने जैसे थाल पेश किया जाता है, फिरोज़ा को गुस्सा आता है और वो ज़ोरदार एक लात वो इसको जमा देती है थाल को, और अपने पिता से कहती है कि हे पिता, मैंने तेरे को कहा था कि मेरे को जिंदा वीरमदेव चाहिए, मरे हुए का मैं क्या करूं। और इसी के कारण वीरमदेव के प्रेम में पागल फिरोज़ा यहाँ से भाग करके यमुना नदी में कूद करके अपनी जान दे देती है। कौन सी नदी में कूद के? यमुना नदी में कूद करके आत्महत्या फिरोज़ा द्वारा कर ली जाती है। इसके बाद में जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार यहाँ पे हो जाता है जालोर दुर्ग के ऊपर, तो अपने अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर अपने पुत्र जलाल खां को, अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र था जलाल खां को यहाँ का प्रशासक नियुक्त किया जाता है।
जलाल खां को यहाँ का प्रशासक नियुक्त करने के बाद में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जालोर दुर्ग को एक नाम दिया गया था और वो नाम है जलालाबाद। अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जालोर के किले को जीतने के बाद में उसे कौन सा नाम दिया गया था। इसे नाम दिया गया था जलालाबाद। जलालाबाद नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पुत्र जलाल खां को यहाँ का प्रशासक नियुक्त किया था और जलाल खां को यहाँ का प्रशासक नियुक्त करने के बाद इसे नाम दिया गया जलालाबाद। तो यह था जालोर का किला, इसके बारे में हमने अध्ययन किया। इसे सुवर्णगिरी के किले के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी राजस्थान का सबसे मजबूत व सुदृढ़ किला है जो लूणी की सहायक नदी सुकड़ी नदी के किनारे पे यह बना हुआ है। और यह किला जो है, इस पे आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने 1311-12 में। उस समय यहाँ के शासक थे कानड़देव चौहान। कानड़देव चौहान और वीरमदेव यहाँ पे वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। रानी जैतलदेव द्वारा यहाँ पे अग्निजोर को आधार दिया जाता है और इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार इस किले पे हो जाता है। इसके बाद में अगले किले के बारे में बात करें हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।